नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा में अपना एक सर्वोपरि नाम बना रखा है। जी हाँ, कोई व्यक्ति अगर कुछ करने की ठान ले तो कितनी भी मुश्किलें आए उसे कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। जी हाँ, आज हम मुलाकात कराते हैं आपकी समाज सेवी दीपक शर्मा से, जिन्होंने समाज में एक नया आयाम स्थापित किया है, साथ ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। सर, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात करें फिलहाल ज्वलंत मुद्दा जो इस समय चल रहा है, वो चल रहा है महंगाई का। पेट्रोल के जो दाम है वो रात दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ज्यादा उछाल है जो महंगाई का, वो बढ़ रहा है। तो कहाँ तक सरकारें जिम्मेदार है, कहाँ तक लोग जिम्मेदार है, या कहाँ तक जो ये परेशानी है वो चलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने बहुत एक अच्छी बात कही है कि ज्वलंत मुद्दा इस समय हमारे भारत का वो पेट्रोल और डीजल है। परफेक्ट बात है कि हमारे देश के अंदर जनता का जो एक रुझान है लड़ने का या अपना आंदोलन करने का या अपनी बात को कहने का, तो उसके पास में कोई जरिया ही नहीं है। आज हम जिन जनप्रतिनिधियों को हम अपना जनप्रतिनिधि मानकर चुनते हैं, चुनने के बाद में वही जनप्रतिनिधि आज हमारी बात को सुनने से मना कर देता है। जनता अपनी बात को कहां कहेगी, और फिर ये जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। लिहाजा महंगाई की मार आज सिर्फ एक चीज पे टिकी होती है, और वो है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को महंगा करने के बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन से उनकी महंगाई बढ़ती है और महंगाई सीधी जनता पर आती है। हकीकत तो यह है कि आज 36% और 26% तक के टैक्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगाए हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है, आज हम जनता को इस बात का ही पता नहीं होता है कि ये टैक्स सेंटर ने लगाया है या राज्य ने लगाया है। हर बात की जानकारी जनता को होती ही नहीं है। जनता किससे लड़े, किससे कहे? एक सिर्फ हमारे पास में जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें हम कहने का हक रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि वो भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो जनता कहां जाएगी? इसलिए अब सबसे बड़ी परेशानी एक ये होने लग गई है कि लोकतंत्र अब हमारा बिल्कुल ये कहा जाए कि सड़ चुका है। लोकतंत्र के नाम पर इस समय जनता सिर्फ दो पार्टों के बीच में पिस रही है, किससे कह नहीं सकते, कोई हमारा सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरीवश जनता को आज अपनी बात किसी से ना कहने के कारण बेचारी परेशान हो रही है, बेबस है। तो ऐसा ही हो गई है। इस मुद्दे पे अगर बात की जाए आगे, तो किस तरीके से इससे निजात मिल सकती है? कई जो देश है उनमें वैकल्पिक जो रूप है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इनको भी अपनाया गया है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर। लेकिन इंडस्ट्री वगैरह जिनमें जो डीजल का ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है, इसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है जिसकी वजह से इसमें इसका जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्टिंग है उसको कम की जा सके? सरकार को क्या एक विशेष व्यवस्था नहीं करनी चाहिए इस बारे में? देखिए, वेस्टर्न जो पश्चिम देश हैं उन्होंने इस विकल्प को रूप में अपना आप को मानकर और सोलर ऊर्जा के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास में रेल चल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स जो 2 व्हीलर्स भी अब चालू हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि घरों के अंदर अब बिजली का मेजरमेंट भी अब सोलर के जरिए काम में लिया जा रहा है। तो वैकल्पिक व्यवस्था तो निकल के आएगी, लेकिन इसमें एक बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि जनता को समझाना आज भी, यदि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बाजार में आती है तो उसके बावजूद भी जनता उसके ऊपर विश्वास अभी कम कर रही है। पता नहीं गाड़ी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, बैटरी कितनी होगी, कितने किलोमीटर का एवरेज दे पाएगी, ये बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं। लेकिन हमारे भारत में इसको धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। इसका हमारे पास में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई इतनी जिद बहस नहीं हो रही कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेनी है। आज भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का परसेंटेज 0.002% है। आज भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ही ज्यादा बिक रही हैं। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, व्हीलर्स के रूप में, तो आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक होगा। और घरों के अंदर, जैसे नाइजीरिया है, छोटा सा देश है, लेकिन उसमें 96% लोगों ने सोलर के जरिए अपनी बिजली की खपत को काम में लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में निभर के आ रही है। जैसा कि देखने में आता है कि कई स्टेट है जिनमें जो टैक्स की राशि है वो कम की गई है और उसमें कुछ हद तक रियायत दी गई है। तो राजस्थान में इस तरीके का आयाम क्यों नहीं लेके आ रही है कांग्रेस सरकार? क्यों यहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं लगातार? बात करें यूपी की, बात करें हरियाणा की, वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम है बनिस्बत राजस्थान के। तो क्या राजस्थान सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अभी गहलोत जी ने 2% टैक्स कम किया था,
तो लेकिन वो 2% करने के बाद में भी उन्होंने बार बार ये बयान दिए कि 2% टैक्स करने के बाद में मुझे 1000 करोड़ रुपए का घाटा होने लगा। ऐसी स्थिति में लेकिन जो टैक्स इन्होंने यहां पर 2% कम किया था, उसके विपरीत सेंट्रल के अंदर फिर टैक्स बढ़ गए, और वो टैक्स बढ़े हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पैसा आएगा और वो उन्हीं के पास रुक जाएगा। मतलब वो पैसा, उस पैसे का परसेंटेज राज्य सरकार को नहीं मिलेगा। 3 तरह के टैक्सेस हैं। एक टैक्सेस वो जो केंद्र सरकार लेता है, राज्य को देता है, एक राज्य लेता है, अपने पास रख लेता है, और तीसरा टैक्स वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रख लेती है। तो जो तीसरे नंबर का टैक्स है वो उस पेट्रोल डीजल पे लगा दिया गया, तो उससे जो केंद्र के जो इनकम है वो तो बढ़ गई, लेकिन राज्य सरकार के पास में टैक्सेस का पैसा जमा नहीं हो पाया। इसलिए राज्य सरकार अभी भी ये कहती है कि टैक्सेस अभी शायद हमें और लगाने पड़ सकते हैं। तो सर बात करें अगर अपन इस समय, तो लोगों को भी क्या समझना चाहिए सरकार की जो इस समय दुविधा में चल रही है, इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें क्रूड के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार के प्रति लोगों का जो रुझान, जो नकारात्मक रवैया आ रहा है, उसको क्या कुछ हद तक सकारात्मक होना चाहिए? देखिए, ये जो मैटर है ये केंद्र का मैटर है। क्रूड ऑयल को खरीदने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्र की है। अब केंद्र के पास में जो क्रूड ऑयल आ रहा है इस समय, पहले ईरान से आया करता था, इराक से आया करता था, उसके बाद में अमेरिका ने जबरदस्ती करके और ईरान और इराक के जो पेट्रोल से क्रूड जो कच्चा तेल है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। अब हम डिपेंडेंट हो गए अमेरिका के ऊपर। अमेरिका से हमारा सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्रूड ऑयल हमारे पास में आता है। अब अमेरिका जैसा चाहता है, तो इस समय भले क्रूड ऑयल की जो रेट है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ये तो डेफिनेट है कि अभी तो पेट्रोल और डीजल की रेट अभी भी और बढ़ेगी। और राजस्थान में मार्च के फर्स्ट वीक में इंडिया मैक्सिमम सेकंड वीक तक इसकी कीमत 100 रुपए से ऊपर निकलना लाजिमी है, जरूरी है, और निकलेगी। जनता पिसेगी, जनता के पास से बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना वो बोल सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, तो जनता किसको कहेगी? ये तो थी सर अब तक की ज्वलंत बातें। अब बात करते हैं समाज सेवा की। चूंकि आप समाज सेवा में आए, बहुत से कार्य आपने किए, लोगों के साथ आप खड़े हुए, बिजली के दाम बढ़े तो उनके साथ हुए, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप खड़े हुए। तो जो मुख्य आपको प्रेरणा मिली समाज सेवा की, वो मुख्यतः आपको कहाँ से मिली? आपने कहाँ से सोचा कि मुझे समाज सेवा के फील्ड में आके मुझे लोगों की सेवा करनी है? देखिए, ये क्या हमारे भाइयों का और हमारे लोगों का जो एक संगठन है वो काम करता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। आज परेशानी, जैसा मैंने कहा कि आज जनता के सुनने वाला कोई नहीं है। राजस्थान के अंदर इस समय 27,500 से ज्यादा संगठन एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं जी। और लगभग 1,80,000 संगठन ऐसे हैं जो समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन नजर कोई नहीं आता है। उन्होंने अपना एक लिमिटेशन पार्ट कर रखा है। सबसे बड़ी समस्या अब ये आती है कि मैं करता हूं तो दूसरे के लिए क्यों करूं मैं? जी। अभी जैसे एक छोटा सा मुद्दा मैं आपको बताता हूं कि स्कूलों के अंदर फीस बढ़ी, तो उसके अंदर जब आज संगठन कहीं काम करने की कोशिश करता है तो 25, 30, 40, 50 आदमी, जो पीड़ित आदमी है जी, वो आके खड़े हो जाते हैं। तो क्या 25, 30, 40, 50 आदमी ही के बच्चे क्या पीड़ित हैं? ऐसा नहीं है। इस समय 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस समय पीड़ित हैं, लेकिन उनके गार्जियंस खड़े नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक नियति महसूस कर ली कि यार जो होना है सो हो जाएगा, ले दे के हम फीस जमा करवा देंगे। अब कुछ आजकल के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आने वाला है जो शायद कुछ रियायत दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज सेवा करना आज के लिए एक सबसे बड़ी समस्या भी है, क्योंकि आज दूसरा आदमी या दूसरे पक्षकार उन समाज सेवा लोगों को आज एक हेय दृष्टि से देखने लगे कि समाज सेवा करता है। समाज सेवा को आज के समय में बड़ी नीच दृष्टि से, हल्की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये एक अच्छा व्यवसाय तो खैर मैं नहीं कहूंगा कि व्यवसाय है ये, लेकिन फिर भी आपने अपनी जेब का पैसा लगाकर कोई काम करे और फिर इसको हेय दृष्टि से देखा जाए, तो अब तो समाज सेवा नाम की चीज खत्म सी हो रही है। सर जैसा कि मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमारे चैनल के माध्यम से हम जो भी व्यक्ति हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में आता है उससे हम आग्रह करते हैं कि आज का युवा जो है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है, साथ ही साथ जो नशे की जो लत है उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? वो देखिए, नशे की लत तो अब लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने क्लीन स्वीप के नाम से भी एक मेजरमेंट, एक सिस्टम स्टार्ट किया था।
बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोज तो हीरोइन पकड़ में आ रही है, रोज गांजा पकड़ में आ रहा है, रोज चरस पकड़ में आ रही है। मतलब ये कि जो समाज सेवा के रूप में या संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको रोकने के रूप में, या पुलिस जो उन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे बताइए कि हमारी सफलता कहां है? कोई सफलता नहीं है। अब तो ये जनता को में से बच्चों को समझाना पड़ेगा, गार्जियंस अपने बच्चों को समझाएं कि सर देखिए ये स्थिति बनती है। बाकी अब तो जनता को या बच्चों को खुद को ही समझना पड़ेगा, समझाने से कुछ नहीं होता है। पुलिस वालों ने बहुत सारे कैंप लगा दिए, पुलिस वालों ने बहुत सारी जगह पर इस तरह के आयोजन कर लिए, लेकिन फिर भी ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब तो कुल मिलाकर बात यह है कि सारे सिस्टम हाथ से निकल चुके हैं, फिसल चुके हैं। अब तो बच्चों को खुद को ही समझना पड़ेगा कि हमें ये जो नशे की जो आदत है इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। आप तो खुद जानते हैं कि हर गुटखे के पैकेट के ऊपर कैंसर के एक रोगी का जो है वो उस तरह का चित्र छापा जाता है, हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर छापा जाता है। तो क्या नशे की लत कम हुई? नहीं हुई। इसमें केवल जनता को खुद को समझना पड़ेगा, बच्चों को खुद को समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हमारे देश में, भारत में जनता खुद समझदार हो सकती है, बहुत मुश्किल बात है। जबरदस्ती का तो दबाव तो झेल ही नहीं सकती, इसलिए बहुत मुश्किल बात है। तो देख रहे थे आप द पीपल वॉइस, और आगे की कड़ी में फिर हम आपको रूबरू कराएंगे किसी खास शख्सियत से।